हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर आर्मेचर रिएक्शन समझ रहे सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड, और ये मैं ऑल्टरनेटर से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड भी सारे इवेंट्स में कंपैरेटिवली डिस्कस करूंगी ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स सिंक्रोनस जनरेटर के जो मोटर पर भी एप्लीकेबल होते हैं वो किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं वो सब समझ में आ जाए। अभी मैं आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक कंटिन्यू किए हुए हूँ। सबसे पहले मैंने आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है वो बताया था, और ये मैंने इंट्रोड्यूस किया था थोड़ा बहुत जब मैंने सिंक्रोनस रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस की बात की थी। तब ये क्या होता है, जब फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स से लिंक होता है थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग से रोटर फील्ड फ्लक्स, तो उस वक्त वो घूमता हुआ रोटर फील्ड फ्लक्स जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस करता है। और थ्री फेज आर्मेचर सर्किट अगर लोड के थ्रू कंप्लीट होगा तो लोड करंट या फिर आर्मेचर करंट बहना शुरू होता है। वो आर्मेचर करंट फिर से अपना फ्लक्स डेवलप करता है, और वो फ्लक्स वापस से लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ही नेचुरली डेवलप होता है। कॉन्सेप्ट इसका बेसिक जो है वो ट्रांसफार्मर वाला ही है। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स डेवलप होगा वो अपोज करेगा अपने ही कारण का, मतलब रोटर का घूमना और रोटर से आने वाले फ्लक्स का लिंक होना, इसका वो अपोज करता है। तो वापस से वो रिवर्ट में रोटर फील्ड वाइंडिंग से लिंक होता है, रोटर से अपना पाथ कंप्लीट करता है आर्मेचर फ्लक्स, और इस तरीके से रोटर फ्लक्स को वो डिस्टर्ब करता है। मतलब म्यूचुअली इंटरेक्ट होता है आर्मेचर फ्लक्स रोटर फील्ड वाइंडिंग से, और रोटर फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है। ये कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन। पर ये बहुत कुछ लोड बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर जैसा ही है, क्योंकि लोड लग गया है लोड साइड में आर्मेचर थ्री फेज वाइंडिंग में एक लोड कनेक्ट हो गया है, इसकी इंफॉर्मेशन रोटर फील्ड तक म्यूचुअल फ्लक्स जो आर्मेचर का लिंक होने जा रहा है उसी के थ्रू पता चलता है आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग को या फील्ड फ्लक्स को कि हाँ लोड लग चुका है। तो ये सारा जो फिनोमिना है ये आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। मतलब फील्ड फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स डिस्टर्ब करता है, इसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। या ये कहिए कि आर्मेचर फ्लक्स किस तरीके से फील्ड फ्लक्स पर रिएक्ट कर रहा है, इसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और ये आर्मेचर रिएक्शन की क्वांटिटी नेचुरली अगर लोड की इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है फील्ड वाइंडिंग तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लोड की वजह से आर्मेचर रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। तो इससे पहले मैंने आपको यूनिटी पावर फैक्टर लोड से रिलेटेड आर्मेचर रिएक्शन समझाया था। आज मैं आपको लैगिंग पावर फैक्टर से रिलेटेड लोड लगा हुआ है अगर तो कैसा आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस होगा वो मैं समझाने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं एक्सट्रीम लैगिंग पावर फैक्टर कंसिडर कर रही हूँ, मतलब प्योरली इंडक्टिव लोड कंसिडर कर रही हूँ आर्मेचर थ्री फेज वाइंडिंग पर। थ्री फेज लोड कनेक्टेड है जो कि प्योरली इंडक्टिव है, मतलब लोड के अक्रॉस के वोल्टेज और लोड में से बहने वाले करंट के बीच में 90 डिग्री का एग्जैक्टली फेज डिफरेंस है। मतलब लोड पावर फैक्टर कॉस 90 यानी जीरो है, यानी जीरो पावर फैक्टर लोड लगा हुआ है। पर किस नेचर का? लैगिंग नेचर का। तो इसे मैं कहूंगी लैगिंग जीरो पावर फैक्टर लोड। फिर हम किसी और एंगल वाले, नॉट एग्जैक्टली जीरो पावर फैक्टर पर किसी और पावर फैक्टर वाले लैगिंग लोड को ही कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एलआर टाइप का लोड होता है जिसमें इंडक्टेंस भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। ना प्योरली रेजिस्टिव ना प्योरली इंडक्टिव, पर लैगिंग नेचर का होता है। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। अभी मैं इस एक्सट्रीम कंडीशन पर आर्मेचर रिएक्शन क्या हो रही है, आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, फील्ड फ्लक्स को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, वो मैं बात कर लेती हूँ। तो फिर से मैं थोड़ा रेफरेंसेस की बात करूंगी बेटा, तो ये एक बार मैं रिवीजन कर दूं। यूनिटी पावर फैक्टर वाले केस में ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, पर वो बेस है ऐसा मैं बताऊंगी, इसलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। इसी के बेस के रिस्पेक्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन बाकी का मैं दूंगी। मेरी बेस रेफरेंस कंडीशन ये है कि नॉर्थ पोल ए कंडक्टर की तरफ है इंडिकेटेड, और साउथ पोल जो है वो टुवर्ड्स ए डैश है। इन हालातों में ए कंडक्टर में मैक्सिमम पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होता है और ए डैश कंडक्टर में मिनिमम मैक्सिमम निगेटिव ईएमएफ इंड्यूस होता है। और यहाँ पर क्रॉस से करंट अंदर की तरफ बहता है, ये डॉट से करंट बाहर की तरफ बहता है। ये रेफरेंस वैल्यू है ईएमएफ की ए फेज में। कब? जब नॉर्थ पोल उसको इंडिकेट कर रहा है तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन का ए कंडक्टर में, ए डैश में मैक्सिमम निगेटिव
ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ए कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ए डैश कंडक्टर में करंट बाहर की तरफ। सिमिलरली जब नॉर्थ पोल बी को इंडिकेट करता है और साउथ पोल बी डैश को इंडिकेट करता है, या टूवर्ड्स बी नॉर्थ पोल है और बी डैश की तरफ साउथ पोल है, तो सेम यही चीज क्रॉस बी में होगा और डॉट बी डैश में होगा। प्लस पोलैरिटी मैक्सिमम ईएमएफ की, मैक्सिमम ईएमएफ पॉजिटिव डायरेक्शन का बी में होगा, मैक्सिमम ईएमएफ निगेटिव डायरेक्शन का बी डैश में होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है। अगर इसके अलावा कोई और मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल की कोई और पोजीशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहाँ पर कुछ भी पोलैरिटी जो भी जनरेट होगी, अगर यहाँ डॉट आया और यहाँ क्रॉस आया तो मैं निगेटिव करंट बोलूंगी, और यहाँ पे माइनस आया यहाँ पर प्लस आया तो मैं निगेटिव ईएमएफ बोलूंगी। इस तरीके से मैं बात करी। तो जब मैं कहूंगी ए डैश में निगेटिव ईएमएफ है, तो ए पर मेरे पास होगा माइनस साइन और बी पर होगा, ए डैश पर होगा प्लस साइन। और अगर मैं कहूंगी कि निगेटिव करंट बह रहा है ए डैश में, तो यहाँ पर डॉट हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। सेम ऐसा ही बीबी डैश और सीसी डैश के साथ भी है। अगर बीबी डैश में निगेटिव करंट बहेगा तो यहाँ डॉट होगा, यहाँ क्रॉस होगा। निगेटिव ईएमएफ इंड्यूस हुआ बीबी डैश में, तो यहाँ पर माइनस पोलैरिटी होगी, यहाँ पर प्लस पोलैरिटी होगी। सिमिलरली यही चीज सीसी डैश के साथ भी है। जब सी में पॉजिटिव करंट बहेगा तो सी पर क्रॉस होगा और सी डैश पर डॉट होगा, और सीसी डैश में जब पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सी पर प्लस साइन होगा और सी डैश पर माइनस साइन होगा। और जब ये सारी रेफरेंस कंडीशन है तो उसकी वजह से करंट की वजह से जो ए फेज का फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो इसी डायरेक्शन का होता है। देखिएगा आप, ये क्रॉस है, ये डॉट है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो फ्लक्स किस तरफ आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल से इस तरफ। तो ये रेफरेंस डायरेक्शन पॉजिटिव वाली फ्लक्स फाई की हो गई। अगर यहाँ डॉट है और यहाँ क्रॉस है तो फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी ए की, पर अलोंग दिस लाइन ही पल्सेटिंग रहेगा ए फेज का फ्लक्स। बी फेज का फ्लक्स जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये निगेटिव डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी, तो फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी फ्लक्स है। और जब यहाँ डॉट होगा और यहाँ क्रॉस होगा तो बी फ्लक्स की डायरेक्शन निगेटिव वाली हो जाएगी, पर इसी लाइन के अलोंग पल्सेटिंग रहेगा फाई बी। इसी तरीके से फाई सी फ्लक्स की मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये क्रॉस से करंट अंदर जा रहा है, डॉट से करंट बाहर आ रहा है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली है। और अगर यहाँ डॉट होगा और यहाँ क्रॉस होगा तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली होगी, पर इसी के अलोंग फाई सी फ्लक्स पल्सेटिंग रहेगा। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन फाई फाई बी फाई सी की नहीं। फाई हमेशा इसके अलोंग पल्सेटिंग होगा, फाई बी अलोंग दिस लाइन पल्सेटिंग होगा, और फाई सी अलोंग दिस लाइन पल्सेटिंग होगा। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ EMFs, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट्स और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स की मैंने बात की है। अब मैं आ जाती जीरो पावर फैक्टर लोड क्या है। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड मतलब लोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसके साथ उसमें से बहने वाला करंट उसके साथ 90 डिग्री पे है। अगर वोल्टेज ऐसा है ए फेज का तो करंट ऐसा होगा ए में से बहने मतलब आए करंट ऐसा फ्लो होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। ये फेजर डायग्राम है टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का, करंट और वोल्टेज का। अब आप कहेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज तो VA, VB, VC ऐसा मैं बोल सकती हूँ, तो ये तो जनरेटेड ईएमएफ है आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस EAA डैश, EBB डैश और ECC डैश। तो यस, यहाँ पर मैंने एक एजम्पशन करके रखा हुआ है बेटा कि वोल्टेज रेगुलेशन इस ऑल्टरनेटर में जीरो है, मतलब लोड के अक्रॉस का वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस का है वो सेम रहते हैं, क्योंकि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है। तो इस वजह से यहाँ पर मुझे जो ए डैश के साथ आए करंट भी 90 डिग्री लैगिंगनेस पर ही मिलेगा, मतलब जो नेचर लोड का है वही जनरेटेड ईएमएफ और करंट के बीच में भी होगा। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, ऐसे ईबीबी डैश और आईबी के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और आईबी लैग कर रहा है। ईसीसी डैश और आईसी के बीच में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और आईसी लैग कर रहा है। ये लैगिंग जीरो पावर फैक्टर लोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है ऑल्टरनेटर का, इसलिए ये वोल्टेज ए फेज के लोड का ना होकर ए फेज की जो वाइंडिंग है उसके आर्मेचर वाइंडिंग है उसके क्रॉस का वोल्टेज है। अब इसको देखते हुए मैं यहाँ पर स्टेटर पर जो मैं हमेशा 6 स्लॉट्स कंसिडर करती हूँ, दो स्लॉट्स एक फेज की हो जाती, तो ये ए फेज हो गया, ये बीबी फेज हो गया, ये सीसी डैश फेज हो गया। ऐसे 3 फेज वाइंडिंग मेरी 6 स्लॉट्स में प्लेस्ड है। तो अब इनमें किस हिसाब से पैटर्न क्रिएट होगा पोलैरिटीज का, ईएमएफ्स का, और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, कहाँ क्रॉस होगा, कहाँ डॉट होगा, उसकी
भी बात मैं करती हूँ मैंने ये किस हिसाब से लगाया हो, क्योंकि ये मैंने रेफरेंस डायरेक्शंस आपको एक्सप्लेन कर दी है वोल्टेज और करंट्स की तीनों फेजेस में। तो उस हिसाब से अभी इन हालातों में जब नेचर ऑफ लोड आपका 90 डिग्री मतलब फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट लैग कर रहा है, उन हालातों में यहाँ पर कैसा होगा उसकी भी बात मैं करती हूँ कि ये कैसे लगा है। अब ये जो नेचर ऑफ लोड है उस हिसाब से अगर मैं ई ए ए डैश को के इंस्टेंटेनियस, ये तो मेरा फेजर लेंथ है, ई ए ए डैश कैपिटल फेजर लेंथ है ई ए फेज के आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस के जनरेटेड ईएमएफ का। तो इसी का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये वाला हो गया। अब ये कोसाइनोसाइडल है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बता दी यूनिटी पावर फैक्टर के केस में ये वाली जो पोजीशन है नॉर्थ और साउथ पोल के अलोंग ए ए डैश, उसको मैं ओमेगा टी इक्वल टू 0 बोल रही हूँ, ये ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर ए फेज में और ए डैश फेज में मैक्सिमम पॉजिटिव ईएमएफ और मैक्सिमम नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम ईएमएफ तभी इंड्यूस होता हुआ दिखा सकते हो अगर ये कॉस होगा, कॉस 0 1 है, मतलब ई ए ए डैश ई एम इंटू कॉस 0 यानी ई एम हो जाएगा, ई ए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई एम at 0 degree, EAA dash की value, instantaneous value of EAA dash at 0 degree will be EM। अब इन EAA dash से EBB dash 120 डिग्री पीछे है तो ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री लिख दे रही हूँ, और ऐसे ही ECC डैश इससे भी 120 डिग्री पीछे तो माइनस 240 लिख दे रही हूँ, या इससे प्लस 120 करके भी लिख सकती थी। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0, ओमेगा टी इक्वल टू 0, ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखने पर ई बी बी डैश, अभी मैंने ई ए ए डैश 0 बताया, अब ई बी बी डैश 0 जो होगा 0 माइनस 120 यानी कॉस माइनस 120 जो होगा माइनस 0.5 ई एम होगा, और ई सी सी डैश जो होगा ई एम कॉस 0 माइनस 240 यानी कॉस माइनस 240 यानी माइनस 0.5 ई एम होगा बेटा। करंट इसके करस्पॉन्डिंग कैसा है, इसका करंट इससे 90 डिग्री लैगिंग में इस पर है तो ओमेगा टी माइनस 90, इसका करंट इससे 90 डिग्री पीछे है तो माइनस 120 माइनस 90 माइनस 210 हो गया, और ईसीसी डैश से आईसी 90 डिग्री पीछे होगा तो ईएम की जगह आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 240 और स्टिल माइनस 90 ऐसा किया, या प्लस 120 माइनस 90 करते थे प्लस 30 डिग्री आ जाता, ऐसा है। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू करंट की कैसी होगी, आई एम यहाँ पर ई एम मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की है, पर बाकी पैटर्न जो होगा वो सेम होगा, पर 90 डिग्री इससे 90 डिग्री ये लैगिंगनेस पे, इससे 90 डिग्री ये लैगिंगनेस पे, और इससे 90 डिग्री ये लैगिंगनेस पर होगा, जैसा कि इस फेजर डायग्राम में बताया हुआ है। तो अब जो मैंने EMF EAA डैश इंस्टेंटेनियस वैल्यू ABC फेजेस की निकाल ली है वोल्टेजेस की, जो कि ये आई है और इसके हिसाब से ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था डॉट यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी आनी चाहिए और यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी, तो ये मैंने लिख दिया है बेटा। अब हम करंट देख लेते हैं कि इसमें करंट कितना होगा, क्रॉस आएगा कि डॉट आएगा, या मैंने यहाँ पर ब्लैंक क्यों छोड़ दिया है, तो आप ये समझिए बेटा कि नेचर ऑफ द लोड या इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, तो जिन हालातों में यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें मैक्सिमम नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा, या कहिए ए डैश सर्किट में जब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट इसी फेज में 90 डिग्री बाद मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा, जब नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे आ जाएंगे ना 90 डिग्री से रोटेट हो जाएंगे तब इसमें मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अभी यहाँ पर जीरो करंट है, आप इस केस में जीरो करंट होगा और यहाँ पर भी जीरो करंट होगा जब इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कितना मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएम, और करंट क्या कर रहा है 90 डिग्री से लैग कर रहा है, तो जिस वक्त मैक्सिमम ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा होगा तब इसमें मैक्सिमम करंट इंड्यूस नहीं हो रहा होगा, और ये चीज मैं इन एक्सप्रेशन से भी समझ सकती हूँ। तो आई में जब मैंने आई एम कॉस ओमेगा टी की जगह 0 रखा तो यहाँ पे मुझे कॉस 90 0 मिल गया, मतलब जिस वक्त यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस हुआ है, करंट कितना इंड्यूस हो रहा है 0, मतलब यहाँ ना क्रॉस आएगा ना डॉट आएगा, ये है बेटा। अब ईबीबी डैश 0 कितना है, माइनस ईबीबी डैश 0 डिग्री जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 है तब कितना है 0.5 ईएम है, निगेटिव 0.5। अब निगेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब बी पर पॉजिटिव पोलैरिटी और बी डैश पर नेगेटिव पोलैरिटी, और ये ईएमएफ कैसा है निगेटिव, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी होगी यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी, तो देखिए बेटा यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी,
ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग अपन करंट देख लेते हैं। तो cos ओमेगा टी में 0 रखा तो cos ऑफ -210 आईएम -√3/2 आईएम आया, मतलब निगेटिव करंट आया। मैग्नीट्यूड उसका √3/2 आईएम है, पर निगेटिव करंट है बेटा। निगेटिव करंट, पॉजिटिव करंट क्या होगा, यहाँ क्रॉस होगा, यहाँ डॉट होगा, तो निगेटिव करंट यहाँ पर डॉट होगा, यहाँ पर क्रॉस होगा, इसलिए मैंने डॉट और क्रॉस ऐसे लगाए हैं। तो चलिए ये हो गया। अब थर्ड ईएमएफ ईसीसी डैश कितना है, वो भी निगेटिव है, -0.5 ईएम। करंट देख लेते हैं। तो आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 30, करंट का एक्सप्रेशन, ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखी तो कॉस प्लस 30, मतलब ये आई एम प्लस √3/2 आई एम आया। मतलब करंट कैसा बह रहा है, ईएमएफ इसमें निगेटिव है सीसी डैश में, और करंट कैसा है इसमें, पॉजिटिव। तो चलिए अपन देख लेते हैं। पहले मैं पोलैरिटीज देख लेती हूँ। ये प्लस पोलैरिटी होना चाहिए और ये माइनस पोलैरिटी होना चाहिए, और ईएमएफ निगेटिव है, मतलब ये माइनस पोलैरिटी होगा, ये प्लस पोलैरिटी होगा। तो देखो ये माइनस पोलैरिटी, ये प्लस पोलैरिटी लगा है। करंट कैसा बह रहा है, पॉजिटिव बह रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव करंट क्या होता है, यहाँ क्रॉस और यहाँ डॉट, तो यहाँ क्रॉस और यहाँ डॉट। इस तरीके से मैंने क्रॉस और डॉट दिए हैं बेटा। पर ठीक है, नाइन लैगिंगनेस मतलब 0 करंट यहाँ इंडिकेट हो रहा है, और इन करंट्स के हिसाब से यहाँ पर प्लस क्रॉस और डॉट इंडिकेट हो रहे हैं। इन ईएमएफ के हिसाब से यहाँ पर प्लस माइनस पोलैरिटीज शो हो रही। अभी मैं आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं कर रही हूँ। अभी तो मैं लोड कैसा है, स्टेटर वाइंडिंग के कंडक्टर्स में करंट कैसा बहेगा, ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा, यही सब बात कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मेरा शुरू होता है आर्मेचर रिएक्शन वाला पार्ट। मैंने आपको बताया था कि करंट जितना भी फ्लो होता है उसके प्रोपोर्शनल फ्लक्स इंड्यूस होता है, पर वो फ्लक्स एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल तब हो सकता है जब नो आयरन लॉसेस हो। तो इस ऑल्टरनेटर में सेकंड अजम्पशन में करके चल रही हूँ कि आयरन लॉसेस 0। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन 0। सेकंड अजम्पशन क्या है, आयरन लॉसेस 0। तो ठीक है, आयरन लॉसेस 0 है, तो इसका मतलब करंट मैक्सिमम है तो फ्लक्स भी मैक्सिमम, करंट 0 तो फ्लक्स भी 0। करंट √3/2 मैक्सिमम का है, फ्रैक्शन है, तो फ्लक्स भी मैक्सिमम का √3/2 फ्रैक्शन होगा। करंट प्लस है तो फ्लक्स भी प्लस होगा, करंट माइनस है तो फ्लक्स भी माइनस। तो ये 0 करंट आए तो फाई भी 0 है। आई बी जो है वो -√3/2 आईएम है, तो फाई भी -√3/2 फाइम होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा। और आईसी जो होगा वो √3/2 आईएम है, तो फाई सी जो होगा वो √3/2 फाइव हो जाएगा। इस तरीके से फ्लक्स मुझे इस पर्टिकुलर अजम्पशन की वजह से एग्जैक्टली वैसी ही क्वांटिटी का मिलेगा जो करंट है। ठीक, अब ये तीनों फ्लक्सेस मैं इस रेफरेंस डायरेक्शन के हिसाब से रीड्रॉ कर लेती हूँ। फाई है क्या, नहीं है, तो मैंने फाई नहीं ड्रॉ किया, डैश डैश करके फाई ए 0 इक्वल टू 0 बता दिया मैंने। फाई बी कितना है, -√3/2। फाई बी की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली। तो फाई बी की निगेटिव डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो ये बना ले निगेटिव डायरेक्शन। कितनी लेंथ बनाई, √3/2 फाइव लेंथ बना दी, किसकी, फाई बी 0 की। ठीक है, फाई बी 0 की मैंने √3/2 फाइव लेंथ बना दी, ये रही। तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा 180 डिग्री का है, और ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। ये एंगल 60 डिग्री का है बेटा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, अब फाई सी देखिए √3/2 फाइव, फाई सी पॉजिटिव है, तो इसी तरह बनाऊंगी तो ये बना लिया √3/2 फाइव, फाई सी 0 बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये 180 डिग्री, यहां से भी 180, ये वाला 120 है और ये पूरा 180, तो नेचुरली ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। तो देखिए मैंने ये एंगल 60 डिग्री बताया हुआ है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये मैंने 60 डिग्री बताया। मतलब फाई बी 0 और फाई सी 0 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, वो मैंने बना लिया। दोनों की लेंथ कैसी है, फाई बी 0 और फाई सी 0 की लेंथ कितनी, √3/2 फाइव, √3/2 फाइव। तो दोनों पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगी वेक्टर फेजर एडिशन के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो दोनों सेम लेंथ के होने की वजह से रिजल्टेंट 60 डिग्री वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब रिजल्टेंट 30 डिग्री पर होगा, चाहे इससे 30 डिग्री पर या चाहे इससे 30 डिग्री पर। ठीक है, इससे 30 डिग्री पर मैं मान के चलूं तो ये फाई को जब मैं पीछे लेती हूँ तो ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री का है बेटा, और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। मतलब हॉरिजेंटल से
ये पूरा एंगल 90 डिग्री पर है हॉरिजेंटल से, ये पूरा एंगल, क्योंकि ये 60 है ये 30 है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री पर, मतलब मेरा जो रिजल्टेंट होगा सीधे नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, ये मैं बताना चाह रही हूँ। अब मैं मैग्नीट्यूड देख लेती हूँ इन दोनों का, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा वाला लगाऊंगी। पी भी आपका √3/2 है, क्यू भी आपका √3/2 है, तो ये हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू, मतलब √3/2 का स्क्वायर, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम मैंने cos 60 पूरा सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। तो इसकी लेंथ 3/2 आनी ही थी बेटा। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, तीनों फ्लक्सेस जो है आर्मेचर वाइंडिंग के तीनों मिलकर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, जिसका मैग्नेट 3/2 होता है, वो घूमता रहता है। पर अभी ये घूमता हुआ फ्लक्स इस पर्टिकुलर ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, जब मुझे फील्ड फ्लक्स ऊपर की तरफ है, फील्ड फ्लक्स ऊपर की तरफ है, उस वक्त मुझे लैगिंग जीरो पावर फैक्टर लोड की वजह से आर्मेचर फ्लक्स किस तरफ रिजल्टेंट एक्ट होता हुआ दिख रहा है, नीचे की तरफ। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना 3/2 और एक्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की तरफ, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। मतलब ये इम्पैक्ट क्या है, आर्मेचर के तीनों फ्लक्सेस ऐसा रिजल्टेंट डेवलप कर रहे हैं इस वक्त ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर, जैसे कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड फ्लक्स के, मतलब फील्ड फ्लक्स की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, फील्ड फ्लक्स की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, मतलब फील्ड फ्लक्स को रिड्यूस कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड कैसा इंपैक्ट क्रिएट करता है, कैसी रिएक्शन क्रिएट करता है फील्ड फ्लक्स पर, आर्मेचर फ्लक्स डीमैग्नेटाइजिंग वाला बेटा। आप कोई भी एंगल ले लो, ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री जैसा यूनिटी पावर फैक्टर की केस में लिया था, या 60 डिग्री या 90, कुछ भी ले लो, रोटर की वजह से रोटर की पोजीशन आपको 5 बताएगी, उसके रिस्पेक्ट आपको जो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड की वजह से आर्मेचर रिएक्शन वाला फ्लक्स मिलेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन का ही पूरे टाइम में। मतलब रोटर अगर ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये भी ऐसे 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 180 डिग्री पर ही रोटेट होता है। मतलब ये अगर आपका फाइव है और ये आपका फाइव आर है, तो ये ऐसे ही रोटेट रहेंगे पूरे टाइम, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड की वजह से आपका आर्मेचर रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया इस चीज का कि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड जो है वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। यूनिटी पावर फैक्टर प्योरली रेजिस्टिव लोड था, जो कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। वो कैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। कौन सा वाला, यूनिटी पावर फैक्टर वाला। और जीरो पावर फैक्टर वाला कैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ऐसा। अब अगर मैं कहूं कि मेरा कोई एलआर टाइप का लोड होगा, मतलब ना प्योरली इंडक्टिव ना प्योरली रेजिस्टिव, तो मेरा आर्मेचर रिएक्शन यहाँ कहीं लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा ये आर्मेचर रिएक्शन। थोड़ा डीमैग्नेटाइजिंग थोड़ा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। अपन बात करेंगे डिटेल में बेटा इन सब की, पर उम्मीद है आपको पूरा बेसिक्स के साथ समझ में आएगा। मेरे बेसिक्स में एक तो अपना ये कि लोड अगर इंडक्टिव है, प्योरली इंडक्टिव है, तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। लोड के वोल्टेज लोड के करंट के बीच में तो 90 डिग्री है, पर फेज में जनरेटेड ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग के साथ भी लोड करंट 90 डिग्री लैगिंगनेस पर कैसे है, तो रीजन मैंने बताया, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो। इसके साथ साथ मैंने जो रेफरेंस डायरेक्शन से इस ऑसिलेटर के कंडक्टर्स में प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ्स की, एए फेज की, बीबी फेज की, सीसी फेज की, और उनमें बहने वाले करंट्स की रेफरेंस डायरेक्शन वो अपन ने फिक्स कर ली। ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था, पर वहां पे मैंने उसको जनरलाइज वे में नहीं बताया था। दिस इज ऑलवेज जनरलाइज व्हाइल टू कंसिडरिंग ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस बेटा। और उस वजह से फ्लक्स की डायरेक्शन वहां भी मेरी रेफरेंस सेट हो गई थी, वही मैं यहाँ पर भी सेट वही चला रही बेटा। कुछ नया नहीं बता रही, पर रिविजन इसलिए किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए दिस इज ट्रू ऑलवेज, दिस रेफरेंस हैज टू बी टेकन ऑलवेज, ऐसा। फिर उसके बाद मैंने करंट्स के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटेनियस वाले, सॉरी वोल्टेज के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटेनियस वाले, करंट्स के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटेनियस वाले, फिर उस हिसाब से क्रॉस डॉट प्लस माइनस पोलैरिटीज पर स्टेटर के स्लॉट्स पर दिखा दी, स्टेटर कंडक्टर में बहने वाले करंट्स की डायरेक्शन क्रॉस डॉट से बता दी। फिर हमारा सेकंड अजम्पशन, नो आयरन लॉसेस, इसलिए करंट के प्रोपोर्शनल आपके क्या हो जाएंगे, फ्लक्सेस के मैग्नीट्यूड भी हो जाएंगे। फिर फ्लक्सेस के मैग्नीट्यूड एक बार हमारे हाथ में आ गए, तो हमने उसको इस रेफरेंस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लक्सेस, तीनों फ्लक्सेस के हिसाब से इसको ड्रॉ किया, और यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम लगा के रिजल्टेंट फाइंड आउट किया फ्लक्सेस का, जो कि मैग्नीट्यूड में 3/2 आया,
और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, मतलब अभी जो पोजीशन हम ले रहे हैं 5 की ऊपर की तरफ, तो हमें आर्मेचर रिएक्शन डाउनवर्ड मिला। मतलब 5 की कोई भी व्हाइल रोटेटिंग, रोटर तो पूरे टाइम रोटेट हो रहा है बेटा, तो जब ये रोटेट होते होते जहां भी अपनी पोजीशन ले रहा होगा, जहां भी अपनी पोजीशन ले रहा होगा, आर्मेचर रिएक्शन एग्जैक्टली इसके पीछे ही काम कर रही होगी, डीमैग्नेटाइजिंग मैनर में ही काम कर रही होगी। तो उम्मीद है बेटा आपको मेरा समझाया हुआ क्लियर हो गया होगा। आगे भी मैं इन डिस्कशंस को बढ़ाऊंगी। अभी मैंने ये भी बताया कि ना प्योरली रेजिस्टिव है ना प्योरली इंडक्टिव है, लोड आपका एलआर टाइप का, थोड़ा सा इंडक्टिव थोड़ा सा रेजिस्टिव, तो आर्मेचर रिएक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।